हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 9th करवा रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर या आप ये मान लीजिए कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें अपन बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी आपको पता है अधिकतर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लाइन में होती है, तो ये एक इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है जिसमें अपन बायोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें आपके इसमें भी दे रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन। तो यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ कर रहे हैं या एंजाइम जो उनसे निकलते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। और अधिकतर जो एंजाइम्स हैं ये लाइव ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपके कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और टेक्निक लगा के फिर हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारे ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। फिर देखिए कि इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये काम हम पहले भी करते थे, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, जैसे आपको पता है कि कर्ड है तो कर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस। फिर अगर हम ब्रेड की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास में ईस्ट यूज़ होता है, और वाइन है तो उसमें भी ईस्ट यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले भी यूज़ करते थे और ये हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो ये भी प्रोसेस कौन से, माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनको यूज़ करते हैं। कुड ऑल्सो थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखें तो उस समय भी हम बायो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, पर हाउएवर इट इज़ यूज रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे एंड सेंस दोज प्रोसेस यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे हम स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन बोलते हैं GMOs, जीमोज। तो ये जो जीमोज हैं इसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर होता है, एनिमल्स भी आते हैं तो जिनको हम और भी नाम देते हैं ट्रांसजेनिक। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमने किससे बनाई हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी से। और इनमें आपको चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, उनके अंदर डिजायर्ड जो है कैरेक्टर होता है। तो अब हमने बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर लिया, जीमोस बनाए टू अचीव सेम ऑन लार्ज स्केल, और बहुत लार्ज स्केल पे हमारा ये काम करता है। फर्दर मैनी प्रोसेस टेक्निक आर इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इन विट्रो क्या है। तो इन विट्रो वो काम है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, हम नेचुरल में नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड में कर रहे हैं। तो जो काम हम लैब के अंदर या लेबोरेटरी में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। तो अब यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आपने नाम भी सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, जिसमें कि हम स्पर्म और ओवा इसको लैब के अंदर फर्टिलाइज कर रहे हैं, और फर्टिलाइज करके फिर हम आर्टिफिशियली जो है टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये इसमें फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर होता है, या आप ये मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब में होता है, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और बाकी इसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नेचुरली होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन किस में होता है, लैब के अंदर होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, IVF भी आप इसको कह सकते हो, IVF। अगर आपसे पूछा जाए कि IVF क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, IVF। और हमने उससे टेस्ट ट्यूब बेबी बना ली। सिंथेसाइज जीन यूजिंग डेवलपिंग वैक्सीन। फिर हमारे पास में दूसरा है कि DNA वैक्सीन, हमने अभी जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारी वैक्सीन बना ली, तो ये भी एक यहाँ हो गया। करेक्टिंग डिफेक्टिव एंजाइम। अब हम जीन थेरेपी, जो आपने अभी आगे पढ़ोगे कि हमने जीन थेरेपी भी कर ली, कि जो ख़राब जीन्स हैं उनको बाहर निकाल दिया
और जो अच्छे जीन्स हैं उनको एंटर करा दिया। तो ये सारे जो काम हैं ये सारे हमारे किस में कंसिडर होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कभी अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने हमें एग्जाम ये डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। तो नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं, हैज़ गिवन डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी इन कंपस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी द डेफिनेशन गिवन बाय ईएफबी। तो ये आपके थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दो ईएफबी से। तो इसमें दे रखा है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसमें क्या होगी, ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, इनके पार्ट्स भी हो सकते हैं, और मॉलिकुलर एनालॉगस भी होते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इनमें हम नेचुरल साइंस को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को। तो ये सब इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलके। तो ये सब मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट किसके लिए कर रहे हैं, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब है कि हम यूज़फुल कर रहे हैं ह्यूमन के लिए। तो ये एक वर्ड्स हैं जिनको आप एज इट इज़ लिखते हो। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ईएफबी ने दी है। उसके बाद में जो सेकंड अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस पे, या प्रिंसिपल मतलब होता है थ्योरी, किस पे जो है बेस्ड है। तो हमारे पास में यहाँ पे दो हमारे पास में कोर टेक्निक हैं जिनको हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं। एक तो हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको हम एक नाम और देते हैं टेलरिंग ऑफ डीएनए। तो इस डीएनए में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो है डीएनए आरएनए है उसको हम कटिंग करके या जो भी है इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो आरएनए और डीएनए से हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है फिनोटाइप है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास में बायो प्रोसेस। या दूसरा जो हमारा फील्ड है या दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, बायो प्रोसेस, जिसमें मेंटेन द स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड फ्री। स्टेराइल से यहाँ मतलब है कि जब हम, जैसे मान लीजिए कभी आप हॉस्पिटल वगैरह में आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ पे जो है स्टेराइल मीडियम होता है, वहाँ स्टेरलाइज किया हुआ होता है, यानी माइक्रोबियल फ्री। वहाँ पे आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं मिलेगा। एबियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजाइन माइक्रोब यूकैरियोट सेल इन लार्ज क्वांटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब इसके थ्रू जो है, क्योंकि ये थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे आ रही है, वहाँ तो हमने डीएनए आरएनए को यूज़ किया था, मॉलिकुलर थी, यहाँ पे हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब केमिकल बना रहे हैं। और किस फील्ड में कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसको आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को दूसरा नाम केमिकल इंजीनियरिंग भी दे सकते हो। और फिर हम इसमें एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं। तो ये हमारा किस में आता है, सेकंड हमारा जो इंजीनियरिंग है वो कौन सी है, बायो प्रोसेस, या आप इसको केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम मेडिसिन्स बना रहे हैं। ये एक तरह से मान के चलो एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम है। तो ये भी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल के बाद में अब हम ये देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ये जो है आपको कुछ डिफरेंसेस बताया हुआ है कि प्रोबेबली अप्रिशिएट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। तो इससे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इससे वेरिएशन आता है, और वो वेरिएशन जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा है। तो विच मे बी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। तो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी अच्छा है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास में, क्योंकि आपको पता है कि एसेक्सुअल की जो भी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो 100% सेम होती हैं अपने पेरेंट्स से, इसलिए यहाँ पे हम जो है जेनेटिक कैरेक्टर को प्रिजर्व कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ट्रेडिशनली जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। अब हम आपने को पता है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था, तो जब हमारे पास में दो तरीके के प्लांट हैं, तो एक आपका गुड कैरेक्टर का है, एक बैड कैरेक्टर का है, तो आप इस बैड कैरेक्टर वाले प्लांट को अच्छा कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ऐसे ही जो है हमारे पास में कोई दो एनिमल्स हैं, उनके अगर हमें कैरेक्टर एक्सचेंज करना है तो उस समय भी चाहे स्पीसीज़ अलग हो, हम उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं और फिर हमें एक अच्छा जो है डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड जीन वाला हमें जो है एनिमल या प्लांट मिल सकता है। तो यही प्रोसेस अब हम कहाँ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। पहले हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते थे, नेचुरल प्रोसेस से करते थे, अब हम यही काम कहाँ कर रहे हैं, लैब के अंदर कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपके किस फील्ड में आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए है जिसमें आपके पास में वेक्टर और प्लस डिजायर्ड दोनों डीएनए हैं, वो मिक्स होते हैं और आरडीएनए बनता है। अभी आप जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि डिजायर्ड जीन वाला होगा। यूज़ जीन क्लोनिंग, फिर हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, फिर हम मल्टीपल कॉपीज़ बना के इसको जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक तरह के, ये मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास में स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, फिर उसकी क्लोनिंग करेंगे, फिर उस जीन को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद में जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होगा, जीमोस। तो ये पूरी यहाँ पर आपकी टेक्निक आएगी, विदाउट इंक्लूडिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में, डू यू नो लाइकली फिट ऑफ पीसेज डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो, ये तो चांसेस है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सक्सेस होगा भी या नहीं होगा। मोस्ट लाइकली दिस पीस डीएनए वुड not be able to multiply itself, progeny cell and organism, but when the get it in genome it multiply in inherit of the host DNA। अब जैसे मान लीजिए हमने rDNA बना लिया, अब ये rDNA हमारी सेल में रेप्लिकेट करेगा या मल्टीप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ये दूसरी बात है। तो इसके लिए भी हम होस्ट यूज़ करते हैं, और वो होस्ट हमारा क्या हो सकता है, हमारे अधिकतर जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इट मे बी मल्टीप्लाई इनहेरिटेड इन अलोंग द होस्ट डीएनए। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन क्रोमोसोम। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब किसी भी वेक्टर में या किसी भी हमारे जो डीएनए, उस डीएनए में एक सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रेप्लिकेशन है, तो रेप्लिकेशन करने के लिए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे आपने अभी पीबीआर वगैरह बनाया होगा तो आपने देखा होगा एक जगह अपन लिखते हैं ORI, यानी कि इसके अंदर वो सीक्वेंस है डीएनए का जो कि रेप्लिकेशन का ओरिजिन करेगा, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहली बात कि अब ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमें क्या क्या कैरेक्टर हैं वो होने चाहिए। फिर विच रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, देयरफॉर अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ORI, तो आप कहोगे कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ORI। फिर देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए ऑर्गेनिज्म नीड्स बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हैज़ द स्पेसिफिक और सीक्वेंस, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। 10 alien DNA is linked with the origin replication is alien piece can be replicate and multiply host organism, और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगेगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग।
तो यहाँ पे क्लोनिंग, या फिर जैसे आपको पता है कि डीएनए है तो डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, कोडिंग होता है, टेम्पलेट होता है, तो इस तरीके से जो है आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है हमारे पास में बननी चालू हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। फिर देखो, लेट अस नाउ फोकस इन फर्स्ट इंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग इन कोडिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड नेटिव प्लाज्मिड ऑटोमोसलेजर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस एक सर्कुलर डीएनए होता है, और उसी सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को यहाँ यूज़ किया गया एज ए वेक्टर। तो सबसे पहले इन्होंने जो बैक्टीरिया था उसका यूज़ किया, और ये बैक्टीरिया कौन सा था, साल्मोनेला ट्यूमीफ्यूमेरियन। इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लेना कि सबसे पहले जो आरडीएनए बना था उसके लिए जो हमने होस्ट, या आप ये मान सकते हो कि जो वेक्टर जिसका हमने लिया था वो कौन सा था, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में जो है इसको बनाया था, आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स बाय कटिंग out of piece of DNA plasmid has been responsible for conferring antibiotic resistance, and the cutting DNA at the specific location become possible to discover and so called molecular scissor। अब इन्होंने यहाँ पर जो है डिस्कवरी करी, और ये इन्होंने एक एंजाइम बताया जो एक्चुअली बैक्टीरिया में खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, और कोई दूसरा डीएनए अगर एंटर करता है तो उसको काटने का काम करता है। तो इसको इन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया और इसको नाम दिया मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम यहाँ पे करता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड plasmid DNA. These plasmid DNA act as the vector transfer to piece DNA attached। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को हमने क्या नाम दिया, वेक्टर, और यही वेक्टर है जो हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को जोड़कर जो है कॉपी बनाता है, और फिर जो है जो भी हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए उसको हम दूसरे में कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ क्यों दे रखा है कि अब यहाँ पे कैरियर का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये बता रहा है कि जैसे मलेरिया का पैरासाइट है वो मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुँचता है, तो यहाँ पे मॉस्किटो क्या हो गया, एक कैरियर हो गया उस पैरासाइट का। तो उसी तरीके से वेक्टर को भी इन्होंने एक कैरियर कहा है जो डिज़ायर्ड जीन को लेके दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, इन सम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज वेक्टर डिलीवर एलियन पीस इन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। द लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल टू एंजाइम डीएनए लाइगेज। पहले इन्होंने फर्स्ट एंजाइम आपको बताया जो डीएनए कट करने का काम करेगा, और जो हमारा वेक्टर डीएनए है और डिजायर्ड डीएनए उनको जोड़ने का काम जो करेगा वो दूसरा एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये जो है दोनों को जोड़ने का काम करता है। दिस मेक्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए इन विट्रो एंड नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपसे अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसमें यही है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, हमारे डीएनए जो है नया बनेगा जिसमें कि आपका वेक्टर डीएनए होगा और डिजायर्ड डीएनए होगा, और हम इन विट्रो यानी लैब में इसको जोड़ेंगे और एक नया डीएनए बनाएंगे, और उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो डीएनए है ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है किससे, एशिया कोलाई से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया एनिमल में इजीली एंटर कर लेता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं।
बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। तो हमने प्लाज्मिड साल्मोनेला का यूज़ किया, लेकिन इसको ट्रांसफ़र किसके थ्रू करा, एशिया कोलाई करे। इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर हमारे पास में तीसरा एंजाइम आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज। पहला हमारा था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जिसने डीएनए को कट किया था, दूसरा हमारे पास था डीएनए लाइगेज, और तीसरा हमारे पास में हो गया पॉलीमरेज एंजाइम जो इसकी कॉपीज़ बनाएगा। फिर देखो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वॉज क्लोनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई। तो यहाँ पे हमने पॉलीमरेज को यूज़ किया। अब देखो उसके बाद में आपको दे रखा है कि कौन इस पूरी प्रोसेस में कितने स्टेप्स यहाँ पे काम आएंगे। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिज़ायरेबल जीन्स। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा डिज़ायरेबल जीन है या कौन सा कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराना है। फिर उसके बाद में जब हमें पता लग जाएगा तो हम इसका वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ के होस्ट सेल में एंटर कराएंगे। फिर उसके बाद में मेंटेनेंस एंड इंट्रोड्यूस डीएनए होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जब हमारा आरडीएनए बन जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट जो प्रोजेनी उसके अंदर एंटर कराएंगे। तो ये 3 स्टेप हैं जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन का है, दूसरा फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन का है, और तीसरा हमारा क्या है, ट्रांसफ़र का। तो ये 3 स्टेप हैं जो यहाँ पे हम इसमें काम में लेते हैं। उसके बाद में है टूल्स। टूल्स मतलब है कि हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किन किन चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको यही कह सकते हो कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास में टूल्स हैं। और इसके लिए आपको पता है क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास में। की टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, लाइगेज एंजाइम थर्ड, और वेक्टर फोर्थ, और उसके बाद में होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 हमारे पास में टूल्स हैं जो हम इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1963 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एशिया कोलाई वर आइसोलेटेड। अब देखो सबसे पहले जो 2 एंजाइम हैं वो एंजाइम यहाँ पे 1963 में निकाले थे, किससे, एशिया कोलाई से। और वो क्या कर रहे थे, वो बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, तो जो वायरस इसको इन्फेक्शन कर रहा था बैक्टीरियोफेज, उसको रोकने का काम कर रहे थे, उसको कट करने का काम कर रहे थे, या उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे थे। तो वो 2 एंजाइम थे जिनको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए वाइल अदर कट डीएनए। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफेज का डीएनए को कट कर सकता है तो ये खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता है। तो इसमें यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस जो डीएनए उस डीएनए में मिथाइल ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये खुद को नहीं काट पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। तो एंडो जो है वो इनर पार्ट को काटता है और एक्सो है वो आउटर साइड को काटता है। तो इसलिए जो है ये डीएनए को मिडिल से काट रहे थे, इसलिए इनको नाम क्या दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर उसके बाद में ये भी बहुत एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड सेकेंड। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया था वो कौन सा था, हिंड सेकेंड, हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय आइसोलेटेड एंड करेक्टेड इन 5 years later. It was Hind second always cut DNA molecule particular point of recognition is 6 बेस पेयर। और ये जो है कितने पे काम कर रहा था, 6 बेस पेयर है उस पे काम कर रहा था। और इसी 6 पेयर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, सीक्वेंस नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंड सेकेंड। बिसाइड हिंड सेकेंड टुडे वी नो मोर 900 restriction enzyme and been isolated 230 strains
बैक्टीरिया ऑफ ईच रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीक्वेंस। तो हमारे पास में बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स हैं, जिनसे अभी हम लोगों ने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया। द कन्वेक्शन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम फर्स्ट लेटर। अब देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी आता है कि जो भी हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया गया, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख के कर सकते हो। अब देखो दीज एंजाइम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ कम्स फ्रॉम द जीनस एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम कम्स फ्रॉम स्पीसीज। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ई को आर फर्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें ई आपका हो गया इशीरिया, सी ओ आपका हो गया कोलाई, और फिर आपके पास में आर है तो RY13। तो इस तरीके से जो है इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ दे रखा है ई को आर फर्स्ट लेटर आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ जीनस। तो सबसे पहले हमारे पास में नेम ऑफ जीनस कौन सा है, इशीरिया। फिर उसके बाद में नेम इंडिकेट ऑर्डर विच एंजाइम्स आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरीके से जो है हमने ई को आर फर्स्ट, इस तरीके से जो इशिया कोलाई है उससे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकलता है उसको हमने यहाँ पे कर लिया। ऐसे ही आपको एक और बता दीजिए, जैसे हिंड है, हिंड सेकेंड, तो हिंड हमारा कौन सा है, हीमियोफिलिस हो गया, और इन मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, और डी सेकेंड है उसकी वैरायटी होगी। तो इस तरीके से जो है हम उसका नाम करते हैं। फिर उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि DNA वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये दो तरीके के हैं, विच आपको पता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। फ्रॉम एंड्स बाहर की तरफ काटते हैं, और एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक विद इन DNA। तो ये बीच में से एक तरह से कट करते हैं, और वो किस में करते हैं, साइड से। Each restriction endonuclease function by the inspecting length of DNA sequence। अब ये पहले तो स्पेसिफिक पे करती है, और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है। और ये जैसे अपने हिंदी में है कि जैसे कनक है, जहाज है, तो इसमें क्या है कि हम इधर से देखें या इधर से देखें तो सेम है, इधर से देखें उधर से, जैसे जहाज है तो हम इधर से भी जा रहा है उधर से भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमारा जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हर समय DNA को पैलियोंड्रोम सीक्वेंस पे कट करता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे, ये देखो एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले ये हमारा वेक्टर DNA और ये हमारा फॉरेन DNA, यानी ये आप ये मान के चलिए कि ये ई कोलाई का DNA, तो हमारा ये वाला जो है ये DNA हमारा किसी जो भी हमारा डिजायर्ड DNA उससे हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले द एंजाइम कट्स बोथ DNA स्ट्रैंड एट द सेम साइट, और दोनों की सीक्वेंस आप देखो GAATTC, फिर यहाँ पे भी GA, तो दोनों ही जो है चाहे फॉरेन DNA हो चाहे वेक्टर DNA हो, दोनों जो है सेम जगह से कट होंगे। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैरेक्टर है। फिर ई कोलाई कट DNA बिकम बेसिस GNA ओनली व्हेन द सीक्वेंस ऑफ GAATTC प्रेजेंट इन द DNA। तो दोनों का सीक्वेंस कैसा है, सेम है। अब इसमें देखो यहाँ से कट किया है या फिर यहाँ से कट करते हैं, इधर भी यहाँ से कटे या यहाँ से कटे, इस तरह से इन्होंने काट दिया। काटने के बाद आप देखो यहाँ वाला जो ये पोर्शन था इसको यहाँ से कट करके बाहर निकाल दिया, फिर इसमें भी ये वाला जो है पोर्शन इसको कट करके निकाल दिया। अब हमारे पास में ये जो एंड है ये एंड हो जाते हैं स्टिकी एंड। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी DNA को काटता है तो वो एंड कैसे हो जाते हैं, स्टिकी एंड हो जाते हैं। और स्टिकी एंड इसलिए ज़रूरी है कि अगर स्टिकी एंड नहीं होंगे तो ये दूसरे जो है DNA से जुड़ने का काम नहीं करेंगे। अब ये भी स्टिकी एंड हो गया, इसका भी स्टिकी एंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और कट होने के बाद में फिर हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में ये हमारा जो है RDNA यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में
हमारे पास में इस तरह से ये बन गया। तो ये डायग्राम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा अब देखो यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि डू यू नो व्हाट पॉलिंड्रोम। तो ये पॉलिंड्रोम्स क्या हैं? एक तरीके के वर्ड्स हैं जो कि राइट और लेफ्ट दोनों से सेम होते हैं। तो यहाँ पे दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स फॉर्म सेम वर्ड्स रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है मलयालम, तो आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ से जो भी है सेम सीक्वेंस है। एज अगेंस्ट वर्ड पैलियोंड्रोम वर्ड सेम रीड इन बोथ डायरेक्शन। तो यही सीक्वेंस हमें किस में मिलता है? ये सीक्वेंस हमें मिलता है डीएनए में, और उसी सीक्वेंस पे जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। अब देखो इसके बाद में फिर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग सीक्वेंस रीड सेम टू स्ट्रैंड। अब देखो एक ये है, आपको पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, 5' to 3' और 3' to 5'। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो GAATTC, और इधर से देखोगे तब भी GAATTC। तो ये क्या हो गई? पैलियोंड्रोम साइट हो गई, और इसी में जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं पैलियोंड्रोम साइट। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलियोंड्रोम साइट बट बिटवीन 2 बेस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। फिर दीज लीव सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन ऑफ द एंड। अब देखो यहाँ पे भी एक बचेगा और यहाँ से भी एक बचेगा। दीज आर ओवर हेडिंग स्ट्रेच इन ईच स्ट्रैंड एंड हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें कट क्या होंगे? आपको पता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको ये कट करने का काम करती है। और इसी से जो है इसके एंड्स कैसे बनते हैं? स्टिकी एंड्स। अगर स्टिकी एंड्स नहीं होंगे तो ये दूसरे डीएनए से नहीं जुड़ेगी। ठीक है। दीज नेम्ड बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कट काउंटर पार्ट्स और स्टिकनेस एंड द फैसिलिटी एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो ये जो है इनको वापस से कट करने के बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम में वो उसको ज्वाइन करने का काम करती है। फिर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम। फिर उसके बाद में देखो फिर यहाँ पे आपको पूरी वो दिखा रखी है। व्हेन कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्ट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड दीज कैन बी जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है। ये फॉरेन डीएनए, ये हमारा वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड जो हमारा जैसे मान लीजिए ई कोलाई का है। अब ये सेम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो है सेम स्पेसिफिक पॉइंट पे कट होंगे। यहाँ पे हमारा ये डीएनए कट हो गया, यहाँ पे ये प्लाज्मिड है ये कट हो गया, और फिर ये जो हमारा डिजायर्ड जीन था ये जीन यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया। और ये देखो लाइगेज एंजाइम ज्वाइन फॉरेन। अब हमारा ये दूसरा एंजाइम भी यहाँ काम कर गया। उसके बाद में इस वाले जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए को हम वापस से ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो है, अब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम है जो इसकी कॉपीज़ बनाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद में देखो फिर एक छोटा सा अपन और कर लेते हैं। अब है हमारे पास में ये जो हमने डीएनए कट करें, इन डीएनए को हम सेपरेट किससे करेंगे? तो सेपरेशन के लिए हम यहाँ पे एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब देखो कटिंग डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रिजल्ट डीएनए एंड दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके लिए देखो एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की आप एक तरह से कर सकते हो एपरेटस है, जिसके अंदर ये बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो है डीएनए स्ट्रैंड को एक लिक्विड, अब यहाँ पे छोटे छोटे पहले डीएनए स्ट्रैंड होंगे, उनको एगारोज
जो जेल होता है उस जेल के साथ यहाँ पे डालते हैं, और डालने के बाद में ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस को हम इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं। हमें पता होता है कि डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको पॉजिटिव, तो इस पोर्शन को तो हम करेंगे पॉजिटिव, या आप कर भी लेना, और ये होता है नेगेटिव। अब जब डीएनए इसमें से बाहर निकलेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, तो हैवी उसके पार्टिकल्स तो पीछे रह जाएंगे, और जो स्मॉल हैं वो आगे की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने के बाद में फिर इसको हम स्टेन करते हैं, और स्टेन के लिए इथिडियम ब्रोमाइड, अभी आगे आप देख लेना, उससे हम इसको स्टेन करते हैं। और स्टेन करने के बाद में इस पर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो रेज डालते हैं, तो हमारा जो भी डिज़ायर्ड होता है वो रेड और ऑरेंज कलर का इसमें दिखने लगता है, जिससे हम यहाँ कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले दीज फ्रेगमेंट्स, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, कई बार पूछी जाती है। सिंस द डीएनए हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए जो है हम इसको इलेक्ट्रीफाइड करते हैं ताकि पॉजिटिव पे हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम मैट्रिक्स, और मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स इज एगारोज। ये एगारोज जो है सीवीड से मिलती है, और ये बिल्कुल जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि किस में हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें कौन सा जेल यूज करते हैं, तो ये होता है एगारोज, और ये किससे मिलता है, सीवीड से। फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज़, और इनकी जो लंबे होते हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे होते हैं वो आगे। तो सी साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, जो हमारा एगारोज है, और सीविंग मतलब होता है छानना, तो ये छोटों को आगे और बड़ों को पीछे, इस तरीके से सीविंग इफेक्ट से जो है एगारोज जेल हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन फ्रेगमेंट्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। स्मॉलर आगे चले जाते हैं, और बड़े कैसे रह जाते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का डायग्राम दे रखा है। फिर उसके बाद में जब हमने इसको सेपरेट कर लिया, विजुलाइट ओनली आफ्टर स्टेनिंग, फिर हम इसको स्टेन करेंगे, और स्टेन किससे करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, इथिडियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास में स्टेन है जिससे हम इसको कलर करेंगे। और फिर उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें ये दिखेगा, और ये कैसे दिखाई देंगे हमें, रेड ऑरेंज कलर, सी लाइट रेड ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, और इनको हम कट करके जो है बाहर निकाल लेंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज बैंड डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन एंड एक्सपोज्ड इन अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज में ये हमें दिखने लगेंगे। These separated bands DNA are cut down agarose gel and extracted for gel piece. This step, अब ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इल्यूशन, तो इल्यूशन यही है कि जब हमने इसको एग्जामिन कर लिया तो इसको हम एगारोज से एक्सट्रैक्ट करके जेल पीस से निकालते हैं, तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। दीज DNA fragment purified and this way use the construction recombinant DNA joining the क्लोनिंग वेक्टर। जब हमारे पास में डिज़ायर डीएनए बन जाता है तो फिर हम इसको क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ देते हैं। तो ये अभी तक मैं आपको इसको यहाँ तक करा रही हूँ, फिर कल आपको इसके आगे का कराऊँगी। ओके, थैंक यू।